Hello class 11th, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. We are again present here to complete our rotational motion chapter जिसके ऊपर हम लोग last कुछ time से work कर रहे हैं. So as you all know that from the last two lectures I am discussing the only topic जो इस साल हमारे syllabus से हटा दिया गया है, that means the moment of inertia for the various or the different shapes at the different positions of the what axis of rotation. तो हम लोगों ने by using the theorem of parallel और perpendicular axis हम लोगों ने रिंग को देखा, हम लोगों ने डिस्क को देखा और हम लोगों ने रॉड को देखा. Today I am going to discuss with you the next shape and that shape is cylinder. तो आज मैं आपके साथ next shape के बारे में बात करूंगा and that shape is cylinder, जिसको लेके हमें सबसे ज्यादा काम करना है. ओके, सो हम लोग रिंग को कर चुके हैं, डिस्क को कर चुके हैं एंड व्हाट रॉड को यूज कर चुके हैं. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सिलेंडर, तो उसके लिए अब आपको नए या फिर किसी अदर एक्सप्रेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. आपको बस केवल एक छोटा सा काम करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन योर ऑल द प्रीवियस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोगों ने अब तक निकाली है, यानी 4 फॉर द डिस्क, 4 for the circular ring and 2 for the rod. और आज हम लोग उसी पे काम करने वाले हैं and our cylinder, first topic जो हमारा सिलेंडर का शुरू होगा, that is your hollow cylinder. So when we have a hollow cylinder, जब हमारे पास एक hollow cylinder है और इस first topic का भी first case along its axis, यानी along the axis of cylinder, और सिलेंडर की एक्सिस क्या होगी सब डायग्राम पे ध्यान से देखेंगे. लेट्स सपोज दिस इज द सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है विद रेडियस कैपिटल आर एंड विद हाइट और लेंथ कैपिटल एल. सो दिस इज आवर सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल आर है और हाइट और लेंथ क्या है कैपिटल एल, बट इट इज होलो फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से होलो है and its mass is capital L. Now this time axis of rotation is along its axis, cylinder की axis, और cylinder की axis कहाँ से होती है, this is the axis of cylinder, ये है, this is called as axis of cylinder, और यही आज हमारी axis of rotation होने वाली है. सो इसका मतलब इस बार हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, सेंटर से पास हो रही है. सो इट इज बीन, यू कैन से पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर. आप इसे सेंटर से पास करवा रही हैं एंड अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ. तो ये जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है और लेंथ के अलोंग है. अब अगर आप एक होलो सिलेंडर को देखें तो होलो सिलेंडर को इस नजरिए से देखिए जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं. तो अगर आप एक होलो सिलेंडर को देखते हो तो होलो सिलेंडर की लेंथ है, तो एक तरीके से वो रॉड की तरह काम कर रहा है. प्लस में ऊपर का जो हिस्सा है वो होलो है, सर्कुलर है बट अंदर से होलो है. तो इसका मतलब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रिंग की तरह बिहेव कर रहा है और जो साइड वाला हिस्सा है वो रॉड की तरह बिहेव कर रहा है. That's why I use a word in the starting कि अब जब हम सिलेंडर को पढ़ने जाएंगे तो हमें किसी डिफरेंट लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा जो नजरिया है वो हम पुराने वाले से ही निकालेंगे. तो एक होलो सिलेंडर का जो लेंथ है वो रॉड की तरह काम करेगा और जो उसका सर्कुलर पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा, सिंस वो होलो है तो वो रिंग की तरह काम करेगा. ठीक है, तो यानी इस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, क्योंकि सिलेंडर दोनों ही शेप का कॉम्बिनेशन है. अब आ जाइए रिंग पे. तो रिंग का ये कौन सा केस है, अगर आप रिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग ओनली एज अ रिंग, अगर आप इसे रिंग की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये रिंग का कौन सा केस है. तो रिंग के हमारे पास 4 केसेस थे. पासिंग थ्रू द सेंटर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रिंग, मैं रिंग की बात कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे. देन पासिंग थ्रू द एज and normal to the surface along the
ऑब्वियस सी बात है, अलोंग दी सरफेस और सेंटर से और अलोंग दी टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा वाला केस है, पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रिंग। तो अगर ऐसा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mr²। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि प्लीज आप अपने पुराने एक्सप्रेशन को अपने सामने रखिए। सो फॉर द फ्यूचर जैसे जैसे हम लोग सिलेंडर करते जाएंगे तो प्लीज जब तक आप इस लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज आप अपने सारे जो भी आप लोगों ने अब तक हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया गैदर की, हमने जो 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लगाए हैं सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी, बट फिर भी आप उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सामने रखिए। ओके, तो डन। अब आ गई बात रॉड की। तो रॉड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, तो रॉड के रिस्पेक्ट में ये जो एक्सिस है वो अलोंग दी लेंथ है। और जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अलोंग दी लेंथ पढ़ा था तो अलोंग दी लेंथ को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रखते हैं। तो हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सिलेंडर, जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही हो, सेंटर और अलोंग दी लेंथ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। डन है, समझ में आया, सिंपल, डन है। चलिए अब आ जाते हैं, होलो सिलेंडर को ही रखते हैं और सेकंड केस बनाते हैं। और सेकंड केस इज व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू एज और टेंजेंट कुछ भी बुलाइए, एज एंड अलोंग दी लेंथ। जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन एज से पास हो रही है और लेंथ के अलोंग हो, तो देखिए हमारे पास कैसे डायग्राम बनने वाला है, बोलो। दिस टाइम, इस बार जो आप अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां पे रखना चाहते हैं, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये जो बिलो यानी जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास का काम करेगा, और दोनों के बीच का वो पैरेलल डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R, जो रेडियस ऑफ रिंग थी। या तो आप इसे समझिए ऐसे, या फिर आप इसे दूसरा केस कैसे समझ सकते हैं, सर ये जो एक्सिस है वो रिंग के लिए एज का केस है और नॉर्मल टू द सरफेस है, और रॉड के अलोंग का केस है। तो अगर आप रिंग और रॉड को फिर से चलाना चाहते हो तो वैसे चला लीजिए, और अगर आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ जाना चाहते हैं तो वैसे लगा लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ICM प्लस md²। तो सेंटर ऑफ मास यानी ये वाली एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, mr²। तो ये कितना होगा, mr² प्लस मास ऑफ सिलेंडर इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, इट इज mr²। तो कितना हो गया, 2mr²। डन है। अदरवाइज आप इसे एज अ रिंग का केस ले लीजिए और रॉड का केस ले लीजिए। तो रिंग का ये कौन सा केस है, पासिंग थ्रू दी एज एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रिंग, रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर यानी सर्कुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, और रॉड के अलोंग दी लेंथ तो वैसे ही 0 होती है, तो भी आपका एक्सप्रेशन यही आता है। क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं हमारे केस नंबर 3 पे। वी आर वर्किंग ऑन द होलो सिलेंडर, अभी भी हम लोग होलो सिलेंडर पे ही काम कर रहे हैं, बट दिस टाइम एक्सिस passes through center and perpendicular to the length। इस बार जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सिलेंडर के सेंटर से तो पास होगी, इस बार सिलेंडर को ऐसे रख लेते हैं, this is our hollow cylinder and this time the axis of rotation is passing through the center and perpendicular to the length। ये हमारा लेंथ है और ये हमारा रेडियस है। तो इस बार हमारा जो हिस्सा है वो लेंथ से पास, लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। तो ये तो आप जानते हो कि सिलेंडर का जो रिंग वाला हिस्सा है, सिंस ये होलो है तो रिंग वाला जो हिस्सा है वो केवल एज पे नहीं है। जब सर्कुलर रिंग मिल के आप लोग जोड़ोगे तभी तो होलो सिलेंडर बनता है। तो इसका मतलब सर्कुलर रिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे सर्कुलर रिंग अवेलेबल है। तो ये हो गई हमारे लिए रिंग
और ये हो गया हमारे लिए रॉड। सो होलो सिलेंडर के लिए इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। बट रिंग का कौन सा केस है, सब इस पे ध्यान देंगे। रिंग का कौन सा केस है? इस बार अगर रिंग ऐसे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया येगा, यानी इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रिंग के लिए सेंटर से पास हो रही है, बट अलोंग दी डायामीटर है, और यू कैन से अलोंग दी सरफेस है। अगर आप रिंग को देख रहे हो तो रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलोंग दी सरफेस है और पासिंग थ्रू दी सेंटर है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। और रॉड के केस के लिए, सिंस ये रॉड है और रॉड ये सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, तो रॉड का पहला केस देखिए जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। रॉड सेंटर से पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर, नॉट अलोंग, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml²/12। डन है? तो इस बार हमारे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 r² प्लस l²/6। This is the moment of inertia for a hollow cylinder when the axis of rotation passing through the center but normal to the length। क्लियर है? ऐसे ही डी केस पे आ जाते हैं। हमारा जो अगला फाइनेंशियल केस हो सकता है वो ये, that it is being passes through center, sorry, it passes through edge and परपेंडिकुलर टू द लेंथ। एज से पास हो रहा और लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। दिस इज योर होलो सिलेंडर। डन है? ओके, फॉर दिस होलो सिलेंडर इस बार जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एज से पास होना चाहिए। डन है? बट परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ के साथ अभी भी परपेंडिकुलर है। डन? और ये वाला एक्सिस कौन सा था? पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, यानी ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास का काम करेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? m/2 r² प्लस l²/6। या फिर आप लोग कौन सा केस देखिए, या फिर आप लोग ये देखिए रिंग केस के लिए, ये हमारे लिए रिंग है और ये हमारे लिए रॉड है। तो रिंग का ये कौन सा केस है? रिंग का ये वो केस है जो पासिंग थ्रू दी सेंटर है बट अलोंग दी सरफेस है। रिंग का तो ये केस है। बट रॉड का कौन सा केस है? ये रॉड का एज वाला केस है, जो हमारे लिए कल रॉड का यानी लास्ट लेक्चर में रॉड का सेकंड केस था। इसलिए कह रहा हूं सारे डायग्राम्स को सामने रखिए। तो अगर आप चाहें तो आप यहां से क्या लगा सकते हो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू ICM प्लस md²। और यहां पे d कितना होगा? l/2 के बराबर होगा। d मतलब द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर ऑफ मास और जिस एक्सिस के रोड पे आप रोटेशन निकाल रहे हो। तो अगर ऐसा है तो ICM कितना है? mr²/2 प्लस ml²/12। ये तो ICM आया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस m d का स्क्वायर करो l²/4। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? mr²/2 प्लस एलसीएम इज 12। ओके, सो 12 का ml² प्लस 3ml², 4ml² को सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस ml²/3। और या फिर अपना वो केस लगाओ भाई, रिंग का सेंटर बट अलोंग mr²/2 और रॉड का एज का, और रॉड के एज का फॉर्मूला क्या होता था? कल सेकंड केस क्या आया था? ml²/3। तो आप वो केस भी लगा सकते हैं, यानी आपके अब पढ़ने के तरीके बदल जाएंगे। आप किसी पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस को लगाते हो तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आप अपने तरीके से काम कीजिए। Am I clear with the hollow cylinder? होलो सिलेंडर क्लियर हुआ सबके पास? डन है? ओके, नाउ वी वर जंप ऑन टू दी नेक्स्ट सिलेंडर, और हमारा अगला सिलेंडर होने वाला है सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर होगा इस बार हमारा? इस बार हमारा होगा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब इस बार आपके अंदर कोई होलो पार्ट नहीं है।
तो सॉलिड सिलेंडर में फिर से यही 4 केस बनने वाले बेटा, और इस बार मैं थोड़ा सा क्विक करूंगा। तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो ये जो सर्कुलर वाला हिस्सा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड है यानी हर जगह मटेरियल है, तो ये रिंग की तरह नहीं, ये डिस्क की तरह बिहेव करेगा, और रॉड तो रॉड की तरह ही रहेगी। तो बस काम करना शुरू कर दो। तो इस बार अगर हम लोग काम करेंगे तो इस बार हमारा फॉर्मूला या इस बार जो हमारा काम करने का तरीका वो क्या जाएगा? इस बार इस एक्सिस का, फिर से वही एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर बट अलोंग द लेंथ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क। डिस्क का कौन सा केस है? डिस्क का वो केस जो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था हाफ mr²। और रॉड के लिए अलोंग दी लेंथ है तो रॉड का वो 0। तो हमारे लिए सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितना हो गया? हाफ mr²। कहानी समझ में आई? डन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है क्या? पासिंग थ्रू दी एज बट अलोंग दी लेंथ। तो एज से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ मास का इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² आया। तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? हाफ mr² प्लस md²। ये क्या बनेगा? इट वुड बी 3/2 mr²। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। या फिर आपके पास अल्टरनेट तरीका जो बताया था, क्या? ये सर्कुलर डिस्क है बेटा, अब ये रिंग नहीं रहा, ये सर्कुलर डिस्क है। चलो मैं हर जगह शेड करके दिखा देता हूं, ठीक है? आपको सॉलिड दिखाई देगा। तो सर्कुलर डिस्क के लिए ये कौन सा केस है? डिस्क का कौन सा केस है? पासिंग थ्रू दी एज बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एज से पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर है, और रॉड के अलोंग है। अगर आप उस तरीके से देखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड। तो डिस्क का केस अगर है तो एज से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है, तो इसका होता है 3/2 mr²। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और रॉड का अलोंग दी लेंथ 0, यानी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से 3/2 mr²। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए या फिर इंडिविजुअल शेप को देखते हुए पढ़िए, वो वही रिजल्ट आएगा। डन है। चलिए डिस्क के थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस इज व्हेन योर एक्सिस passes through the center but perpendicular to the length। तो इस बार ये रिंग नहीं होगा, इस बार ये डिस्क होगा। तो फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क, किसके लिए? डिस्क के लिए। और अलोंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लीज आप अपनी नोटबुक में देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर डिस्क व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्क के लिए क्या है? सेंटर से पास हो रहा है, डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है बट अलोंग दी सरफेस है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 1/4 mr²। बट रॉड के लिए सेंटर से और परपेंडिकुलर है तो ml²/12, और अगर आप यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं तो r² डिवाइडेड बाय l²/3। Am I clear with the third case? डन है। और अब आ जाइए कौन से वाले केस पे? passes through the edge but perpendicular to the length। ओके, तो अगर आप फिर वही, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो वो अप्लाई कर लीजिए। और अगर आप केवल इंडिविजुअल शेप पढ़ना चाहते हो कि सर डिस्क के सेंटर और अलोंग है और रॉड की एज है, तो आपकी चॉइस है। तो चलो मैं इस बार डिस्क को यूज कर लेता हूं। इस बार मैं पैरेलल एक्सिस नहीं यूज कर रहा हूं, वरना आप ट्राई करके देख ही सकते हैं। तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड। डिस्क का कौन सा केस है? पासिंग थ्रू द सेंटर बट अलोंग द सरफेस। तो ये डिस्क का केस है, कितना? mr²/4। आप पीछे जाके क्रॉस चेक कीजिए। और रॉड का कौन सा केस है? पासिंग थ्रू द एज, और रॉड की एज से कितना होता है? ml²/3। ये आपके सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस when passes through the edge but perpendicular to the surface। 4 cases of the solid cylinder। ओके, डन है। तो हम लोगों ने 4 डिस्क देखी, 4 रिंग देखी, 4 डिस्क देखी, 2 रॉड, 4 होलो सिलेंडर, 4 सॉलिड सिलेंडर। तो आप काउंट कीजिए कितने फॉर्मूले हो गए।
आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उनके ऊपर वर्क करेंगे, तो इन फ्यूचर हम लोग उसके लिए कॉन्फिडेंट और उसके लिए हम लोग श्योर हैं। अगर सीधी सी बात आप इसे कैजुअल रखने की कोशिश करेंगे तो बेटा कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। और सिलेंडर के लिए तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप रटिए मत फॉर्मूले को। सिलेंडर के केसेस में आप एक्सिस को समझिए, अपना इमेजिनेशन को यूज कीजिए कि वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, और फिर अपने पुराने डिस्क, रॉड, रिंग, रॉड, सीधी सी बात है, उन्हें शेप और कंटिन्यू करते हुए यहां तक ले। डन है? सो हमारे पास टोटल जितने भी केसेस हो चुके हैं, इन सब केसेस को हम लोग समराइज भी जरूर करेंगे। ओके, सो आई एम रबिंग नाउ। ओके, सो वी हैव डन दी सिलेंडर, तो हमारा सिलेंडर डन हो चुका है। इसके अलावा एक और शेप है जो सिलेबस में नहीं है, मतलब अभी नहीं, पहले भी नहीं था, जिसके एक्सप्रेशन को, बट जिसको लेके कंपटीशन में कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उसको लेके भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड दैट फाइनल शेप इज स्फीयर। फाइनल शेप है स्फीयर। और फर्स्टली होलो स्फीयर। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है बट होलो है, विद रेडियस r and with mass m. Now we have to find out the axis of rotation passing through the center. Axis of rotation जब सेंटर से पास हो, सिंस ये स्फीयर है तो स्फीयर का एक ही सरफेस होता है, तो कोई along the surface और perpendicular to the surface नहीं, सीधा सेंटर से पास हो रहा है। So moment of inertia for a hollow sphere when it is being passing through the center. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप होलो स्फीयर कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो आपको बस याद करना है, क्योंकि ये पहले भी सिलेबस में नहीं था, बट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होने वाला है, प्लीज उसे नोट डाउन करेंगे। इट वुड बी 2/3 mr² फॉर अ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर के लिए जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बीइंग पासिंग थ्रू दी व्हाट, सेंटर, सॉरी 2/5 mr², जिसको लेके आपको काम करना है। सॉरी इट माय मिस्टेक है, 2/3 अगेन, मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके, 2/5 साइड बाय साइड लेके चलता हूं बेटा आपके साथ। इट इज बीइंग सॉलिड स्फीयर। So if we have a solid sphere, आपका स्फीयर सॉलिड है, इसका मतलब अंदर से भी फील्ड है विद मास m एंड रेडियस r। अब अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग दी डायामीटर है, यानी अलोंग दी सेंटर है सॉलिड के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। सो सॉलिड 2/5 mr², होलो 2/3 mr²। ओके, ये अभी हमें डिराइव है, बाकी नहीं देखना है। इसका डेरिवेशन एक्सेप्शन है, अलग है, हमारे रिंग और डिस्क से मिलके नहीं बनता है, बट वो हमारे कंटेंट में पहले नहीं था, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, बट हम अपने एक्सप्रेशन और फॉर्मूले को जरूर रखेंगे फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली, तो फर्स्ट केस व्हेन एक्सिस passes through center. Now second case होलो का, when axis passes through tangent, जब आपका एक्सिस कहां से पास हो रहा है, टेंजेंट से पास हो रहा है, यानी उसके एज से पास हो रहा है। इस बार हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन एज से है, सीधी सी बात है, और इसको हम आराम से समझ सकते हैं क्योंकि सेंटर से हमारा जा रहा था ICM, जिसका वैल्यू कितना था 2/3 mr², और अब हम एज से जा रहे हैं और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, जितनी रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I is equal to ICM plus MD²। तो सेंटर ऑफ मास से कितना था 2/3 mr² plus mr², और आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी 5/3 mr²। So moment of inertia for a hollow sphere when the axis of rotation passes through the edge is 2/5 mr²। डन है। ऐसे ही हमारा अगला केस, एक्सिस passes through tangent। So tangent से जो हमारी एक्सिस पास हो रही है, but for what? For a solid sphere. This is your axis of rotation
और ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास हो गया। बट सॉलिड के लिए सेंटर ऑफ मास का था 2/5 mr², और यहां पे भी d की वैल्यू कितनी आएगी, r। तो अकॉर्डिंग टू अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट इज ICM प्लस md²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का कितना है 2/5 mr² प्लस mr², जो कि कितना हो गया 7/5 mr²। So here we have the final conclusion and the final shape जो आपके पास कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने वो कंप्लीटली डन कर लिया। IIT मेन देखिए, नीट देखिए या फिर किसी अदर कंपटीशन को, हमारे पास ऑल दी पॉसिबल शेप्स का ऑल दी पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एवरीथिंग हम लोगों ने डन और फिनिश कर लिया। तो एक बार काउंट करें, 4 रिंग 4 डिस्क कितने हो गए 8, 2 रॉड कितने हो गए 10। तो 10 तो हमारे यहां तक हो गए। 4 होलो सिलेंडर 14, 4 सॉलिड सिलेंडर कितने 14 और 4 18, 2 होलो स्फीयर 20 एंड 2 सॉलिड स्फीयर 22। हमारे पास 22 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, बट वो बेस है शेप के ऊपर, वो बेस है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। और आप समझ सकते हो लेंदी गया है, बट इसकी इंपॉर्टेंस कि अगर शेप बदला और अगर उस पर्टिकुलर शेप में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बदली तो हमारी सारी कहानी बदल जाएगी। सो फॉर दैट पॉइंट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंटली। Okay, if I clear about the September coming exam, so for our September coming exam, जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है उसके बारे में हम नहीं करेंगे, बट हमने इसे नॉलेज से और नॉलेज पर्पस के लिए गैदर किया है ताकि हम अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर हो सके। Am I clear? So अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट और आप लोगों को एक छोटा सा वर्क करना है जिसको लेके मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, और ये काम सब लोग और ईच एंड एवरी स्टूडेंट करेंगे। You all remember, आप लोगों को रिमेंबर है हम लोगों ने एक टेबल बनाया था लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का, याद है? तो चलिए उस टेबल को भी मैं आप लोगों के साथ आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की असाइनमेंट के फर्स्ट और सेकंड पेज में मैं शेयर कर दूंगा, ताकि जिन लोगों से अगर कोई पॉइंट मिस हो गया टेबल बनाने में वो ऐड कर लेंगे। बट होपफुली आपने लीनियर और रोटेशनल बनाइए, तो वो जो रोटेशनल वाली टेबल है वही हमारे सारे फ्यूचर कमिंग फॉर्मूलाज है। डन है? सेकंड, एक टेबल जो आपको अब बनानी है इन सब के बाद, और वो टेबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये आपको बनाना है। अगर आप बनाते हैं यू वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल विद इट, आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि जब आप स्टडी करने जाओगे तो अब आप हर पेज को पलट के नहीं बदलोगे, आपको फॉर्मूलेज देखने हैं, आपको डायग्राम देखना है। तो आपका टेबल कुछ इस फॉर्म में जाएगा, सीरियल नंबर, then shape, then axis of rotation, then diagram, and last one is moment of inertia। आपके 5 डिफरेंट रोज होने वाली है। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मेरा फर्स्ट शेप इज रिंग। ओके, फर्स्ट रिंग का पहला केस या पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through center and perpendicular to surface। सीधा सा बात है, सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। मैं ड्रॉ कर लूंगा, ये मेरा रिंग है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रिंग का रेडियस r था, और ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²। आपको ऐसे अपनी कंप्लीट टेबल बनानी है, कितने 22 फॉर्मूलेज होने चाहिए। शेप वाइज बात करूं, जैसे ये रिंग का पहला एक्सिस हुआ, आप इसे A नाम देख सकते हो, फिर रिंग का B, रिंग का C और रिंग का ही D। फिर आपका सेकंड क्या शुरू हो जाएगा, डिस्क, फिर डिस्क का A, डिस्क B, डिस्क C, डिस्क D। फिर आपके पास शुरू हो जाएगा क्या, रॉड, then hollow cylinder, then solid cylinder, then hollow sphere, then finally solid sphere।
इट मींस आपके पास टोटल 22 फॉर्मूलेज गैदर होने चाहिए। I hope you all are clear with the format of this moment of inertia table. Clear है? So it means from the last 2.5 lecture, आज का हाफ लेक्चर अभी हाफ एन आवर हो चुका है और हमारे जो दो पुराने लेक्चर गए हैं जहां से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप स्टार्ट किए, ये 2.5 लेक्चर ऑफिशियली सिलेबस से हट गए हैं इस साल, बट हमारे फ्यूचर को लेके हम प्रेडिक्टेबल नहीं है, सो हम लोगों ने इसकी गैदरिंग करनी शुरू कर दी। सो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर मिला होगा। एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो कुछ ना कुछ फायदा और एक्स्ट्रा वर्क भी हम लोगों ने किए। बट इसके बाद जो अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, दैट टॉपिक इज इन द सिलेबस। तो वो वाला टॉपिक आप लिख सकते हो। जब से हमने मोमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम को शुरू किया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो जो पुराने दो लेक्चर हैं वो नॉट इन सिलेबस है और आज का भी हाफ नॉट इन सिलेबस है। बट जब आप अभी न्यूमेरिकल देखोगे, देखो नॉट इन सिलेबस दिख रहा है कि आप डिराइव कैसे कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, बट आगे के जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो न्यूमेरिकल में चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे वो आपको बोलेगा कि ना एक सिलेंडर रोटेट कर रहा है, यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है कि उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रही है और अलोंग दी लेंथ है, या फिर परपेंडिकुलर है बट मतलब सेंटर से पास हो रहा है बट अलोंग दी लेंथ है। तो ऐसे वाले केसेस में जब तक आपकी ये टेबल लगी होगी तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको ये टेबल पहले ही लिखवा सकता था, मैं ये आपको टेबल पहले ही शेयर कर देता आप लोगों के साथ और एक ही रीजन हो जाता, दैट प्लीज नोट इट डाउन दी टेबल और टेबल को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो आई थिंक वो बेनिफिशियल भी नहीं होता और फेयर भी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों ने टेबल बनाई है, हमने मेहनत की है, तो आई थिंक वो हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। बट द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, तो टेबल प्लीज सबके पास होनी चाहिए। अगर आपकी टेबल नहीं है, दोनों टेबल, रोटेशनल मोशन एंड दिस वन, मैं आपको दोनों टेबल जितना भी पॉसिबल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट हम लोगों ने 22 फॉर्मूलेज बनाए हैं और अगर आपको एक रियलिटी बताऊं बेटा, इफ आई शेयर द रियलिटी, इफ यू ओपन दी एनसीईआरटी, अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करते हैं, बुक ओपन कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो पुराना एडिशन है, वहां पे आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले मिलेंगे डिफरेंट शेप। अगर आप काउंट करने जाओगे ना तो एनसीईआरटी के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो 18 के आसपास हैं, कंप्लीट 22 फॉर्मूले नहीं है जो हम लोगों ने पढ़े। आप किसी भी रेफरेंस बुक को ओपन कर लीजिए, आई एम चैलेंजिंग एनी ऑफ द रेफरेंस बुक्स, मोस्ट ऑफ द एसएल को देख लीजिए, एबीसी ज्यादातर को देख लीजिए, आपके पास जो फॉर्मूलेज हैं वो 15-16 इसके आसपास है। बस हम लोगों ने 22 बनाए हैं। ये एसएल अरोरा में भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ सिमिलरली अगर अभी शेयर करूं तो ये बुक एसएल अरोरा के पार्ट में अगर हम बुक को शेयर करने जाएं तो हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं वो हमारे पास हार्डली केवल 16 बनते हैं। तो उन्होंने भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में केवल 16 फॉर्मूलेज रखे हुए हैं, हम लोगों ने उसे 22 तक लिया है। तो इस पॉइंट को आप समझिए कि हम लोग हर प्रेडिक्शन और हर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोनों टेबल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग बचे हुए न्यूमेरिकल जो आज आपके असाइनमेंट में शेयर होंगे वो आप कर पाएंगे। डन है? एंड नाउ विद दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू अप्रोच ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट लास्ट टॉपिक इज रोलिंग मोशन। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले, रोलिंग मोशन, रोल करना। रोलिंग मोशन का मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन। रोटेशनल और लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है रोलिंग मोशन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, वी हैव एन इंक्लाइंड सरफेस है एंड ओवर दैट इंक्लाइंड सरफेस मैंने एक बॉल रख दी, होलो स्फीयर भी हो सकता है। देखो अब देखो यहां से बदलता है। अब टीचर ने या सीबीएसई ने रोलिंग मोशन को सिलेबस से नहीं हटाया, वो सिलेबस में। अब देखिए आप खुद सोचिए कि कौन कौन से शेप्स का बॉडी रोल कर सकता है। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या क्या हो सकता है? ये स्फीयर भी हो सकता है, होलो भी, ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ये रिंग भी, आप एक रिंग को लेके भी रोटेट करवा सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ आई शेयर विद यू वन थिंग जो मैं आपके साथ अब तक हमेशा बार बार शेयर करता आया था, प्लीज
जो मैंने आप लोगों को रिंग दिखाई थी फॉर अ मोमेंट यार, ठीक है, ओके, ये मेरा रिंग था। अब अगर मैं इस रिंग को, ये रिंग का काम कर रहा था ना हमारे एग्जांपल में, इफ आई स्टार्ट इट रोलिंग, अगर मैं इसको रोल करना शुरू कर दूं, ये इंक्लाइंड सरफेस एंड इट इज रोलिंग, तो एक तरीके से बोल रहे हो रिंग भी रोल कर सकती है, ओके, डिस्क भी रोल कर सकता है। अगर मैं सॉलिड को ले लूं, नाउ डिस्क इज रोलिंग, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये डिस्क रोल करता है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये होगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलाउंग ये घूमेगा। ऐसे ही जब रिंग घूमेगा तो रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होगा, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे स्फीयर भी रोल कर सकता है, स्फीयर, होलो स्फीयर भी रोल कर सकता है और सॉलिड स्फीयर भी रोल कर सकता है। यहां पे सिलेंडर भी रोल कर सकता है। मान लीजिए अगर मैं मार कर लूं ये सिलेंडर है एंड इट इज बीन रोलिंग, तो सिलेंडर भी रोल कर सकता है। आपका होलो सिलेंडर भी हो सकता है और सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है। अब आप बताओ, अगर हम लोग वो अपनी टेबल के सारे केसेस नहीं देखते, अगर हम लोग अपने सारे केसेस को नहीं एनालाइज करते, तो आई थिंक रोलिंग मोशन हमें समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा उस एक्स्ट्रा काम का, आपको वो नुकसान नहीं देने वाला है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, अभी के लिए r रेडियस की ले लेते हैं, चाहे वो रिंग है तो भी रेडियस होगी, डिस्क है तो भी रेडियस होगी, सिलेंडर है तो भी रेडियस होगा, स्फीयर है तो भी रेडियस होगा, ओके। सो वी हैव, लेट अस कंसीडर अ बॉल या बॉडी, कुछ भी ले लेता हूं मैं, ऑफ रेडियस कैपिटल R, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, तो हम कौन सा शेप होगा उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, एंड मास कैपिटल है, तो इसका रेडियस कैपिटल R है और इसका मास कैपिटल है। तो मास है तो डेफिनेटली बेटा नीचे की तरफ क्या लगने वाला है, नीचे की तरफ वेट लगने वाला है, mg। So who is going to act? Weight is going to act in a downward direction. Let's suppose the inclined surface is at angle theta. ये हमारा inclined surface है, तो बॉडी कहां पे रोल हो रही है, बॉडी नीचे की तरफ रोल हो रही है, ऐसे रोल करती हुई आएगी। तो अगर रोल कर रही है तो रोटेशनल मोशन है, तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, ओके। बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वी ऑल नो दैट नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डन। अब सिंस बॉडी नीचे की तरफ रोल हो रही है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, डन है। और हम बॉडी के वेट को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है यहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कौन सा आएगा, कॉस कंपोनेंट, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, एक बार लॉस ऑफ मोशन जैसा बन रहा है ना। और अगर यहाँ पे mg cos है तो यहाँ पे आपका mg sin थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई क्लियर विद द डायग्राम, क्या मैं आपके डायग्राम के साथ क्लियर हूं जब मैंने एक बॉडी को रोल करते हुए दिखाया। एक चीज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगी वो बेटा, कि वो जहां पे वो पहले लीनियर चल रहा था, हमने आज तक बॉडी को स्लाइड करवाया, लीनियरली मूव करवाया, अब हम लोग उसे रोटेट भी करवाएंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी रोल कर रही है तो सीधा सा काम है, हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं mg sin थीटा, f नॉर्मल एंड दिस। सो हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट और सारे के सारे फोर्सेस अवेलेबल हैं। तो चलिए अब इस बॉडी को स्टडी करना शुरू कर देते हैं और इस बॉडी पे काम करना शुरू करें। सो सिंस देयर इज नो मोशन, ध्यान से देखना, सिंस there is no motion in normal direction or in perpendicular direction, in perpendicular direction, so इस normal direction के along कोई motion नहीं हो रहा, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी इधर की तरफ आ रही है, इसका मतलब n would be equal to mg cos theta, यानी हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिसे आप n भी लिख सकते हो या फिर हम लोग रिएक्शन फोर्स कैपिटल R भी लिखते आते थे, बात एक ही है, ओके। बट फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मींस अलोंग द प्लेन सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके अलोंग आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो यहां पे अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, क्या लगाएं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इफ यू अप्लाई इट हियर,
तो सीधा सा बात है, नीचे आ रही है बॉडी, तो नीचे क्या फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, F, तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F। और ये चीज हम लोग हमेशा से आगे करते आए थे। सो दिस इज दिस वाज इक्वेशन 1 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यानी हमने ऊपर वाले फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। बैलेंस इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं था, बट इस बार बॉडी नीचे गिर रही है, तो mg sin थीटा वुड बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F वुड बी इक्वल टू ma। इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था। डन है? नाउ सिंस फॉर रोटेशनल मोशन, कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यहां पे वो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r है, तो हमारे पास, और फोर्स का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यानी यहां पर फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी को स्लाइड करवाने के लिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना भी है और समझना भी है, दैट बॉडी को नीचे की तरफ रोटेट यानी रोल करवाने के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है इस स्फेरिकल बॉडी में, तो बॉडी रोल नहीं, बॉडी स्लिप करेगी। तो देखो फर्क है बॉडी का स्लिप करना और बॉडी का रोल करना। तो बॉडी में रोलिंग मोशन तभी आएगा जब वहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल हो। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है तो बॉडी स्लिप करती हुई जाएगी, जो हमें नहीं करवानी है। ठीक है? तो इसके लिए टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। बट सिंस वी ऑल्सो नो दैट टॉर्क is also equal to, torque is equal to I into alpha। ये चीज भी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये कहां से आया, आप अपनी टेबल को देखिए रोटेशनल मोशन वाली, जैसे मैंने याद करना सिखाया था ना कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लीनियर में था, तो रोटेशनल में फोर्स की जगह क्या आ रहा है, टॉर्क। मास की जगह, यानी मास वहां पे इनर्शिया था, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने याद करने का तरीका देखा था ना, तो वहीं से आपको ये एक्सप्रेशन को उठाना है। तो सिंस हमारे पास टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, फ्रिक्शन इनटू रेडियस और I इनटू अल्फा, सो दस हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, फ्रिक्शन इनटू रेडियस इज इक्वल टू I अल्फा। तो फ्रिक्शन क्या बना, I अल्फा डिवाइडेड बाय रेडियस। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, जिसको लेके हमें ध्यान में रखना है। डन? इसे थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय द रेडियस। ये भी देखिए आप उस टेबल से जहां पे मैंने आपको लिखवा रखा है एंगुलर इज इक्वल टू लीनियर डिवाइडेड बाय रेडियस। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला I इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 की तरह यूज करेंगे। Got that point? तो चलिए एक बार यहां तक देखिए, हम लोगों ने अपने फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ दिए जो हमारे टूट रहे थे, जो कि हमारे वेट था। तो सिंस यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है यानी जिसकी वजह से बॉडी ऊपर या नीचे मूव करे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा तो इक्वल हो गए। बट हमारी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। और यहां से हमने फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में। तो चाहे तो आप फ्रिक्शन के इस फॉर्मूले को इकट्ठा करके, या फिर एक तरीके से कहते हैं ना, इस फॉर्मूले को बचा के रख सकते हो, शायद किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाए। ओके, तो सिंस f का वैल्यू आ गई, चलिए इक्वेशन 2 में रखिए। सो बाय इक्वेशन 2 ध्यान से देखेंगे सब, बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन बाय रेडियस का स्क्वायर। डन है? यहां से
इस एक्सेलरेशन को यहां पे लेके आ जाइए। सो ma माइनस ia स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज सॉरी प्लस mg sin थीटा। ये आपके पास कंटेंट हो गया। डन है। यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। और यहां से एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सॉरी a स्क्वायर नहीं a को कॉमन निकालिए, बट अलोंग विद द a को जहां पे कॉमन निकाला है उसके साथ साथ प्लीज मास को भी और कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर मास और एक्सेलरेशन कॉमन आएगा तो यहां पे क्या बचा 1 प्लस a तो कॉमन गया, बट आपके पास यहां पे मास नहीं था। तो अगर मास कॉमन नहीं था और हमने जबरदस्ती निकाला है तो मास नीचे डिवाइड में भी जाएगा। या फिर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो कुछ ऐसे समझे, मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मास से डिवाइड कर लीजिए। अब कॉमन निकालिए मास को। तो अगर अब आप मास को कॉमन निकालते हो तो डिवाइड में मास बचा रहेगा और a भी कॉमन आ जाएगा। डन है। इट इज इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा। और m कैंसिल विद द m, तो यहां से a का फॉर्मूला क्या बना, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। लीनियर या एंगुलर, लीनियर एक्सेलरेशन, बट कब, जब बॉडी रोल कर रही थी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में आपने कितना एक्सेलरेशन किया, इट इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। यानी आपका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चलिए चेकआउट करते हैं। नंबर 1, इट विल डिपेंड अपॉन द थीटा, मींस इट विल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑब्वियस सी बात। नंबर 2, इट विल डिपेंड अपॉन द मास। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले में डिवाइड में मैं अभी के लिए सजेस्ट करूंगा यहीं पे रहने दीजिए, क्यों अभी बताता हूं। ये डिपेंड करेगा कि बॉडी का मास कितना है। नंबर 3, इट डिपेंड अपॉन द रेडियस, वो भी स्क्वायर में। बट नंबर 4 और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपका लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन डिपेंड कर रहा है, दिस वन, ये जो आई है जिसे आप लोग क्या बुलाते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये फिक्स नहीं है, ये हर शेप की बॉडी के लिए अलग है और उनकी हर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग है। बट जब बॉडी रोल करेगी, जब कोई भी बॉडी आपके पास रोल करती है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसे रोल करवाने की कोशिश करता हूं तो ये चीज रोल करेगी। तो इस बार इस सिलेंडर है ये एक तरीके से, तो इस बार इस सिलेंडर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो देखो ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से रोल होने वाली है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है बट लेंथ के अलोंग है, तो सेंटर से जा रहा है। अगर स्फीयर होता तो भी सेंटर से जाता, अगर वो होलो होता तो भी, सॉलिड होता तो भी, अगर वो रिंग होता, इफ इट इज बीइंग रिंग एंड इट इज रोलिंग, तो भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से है क्योंकि इस तरीके से रोल करेगा। अगर वो आपके पास डिस्क होता, इफ इट इज बीइंग डिस्क, तो भी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से। बट यानी रोलिंग के केस में एक चीज तो क्लियर हुई कि हर बार जो भी चीज रोल करेगी उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जाएगी। ओके, बट जैसे डिस्क में देखते हैं हम, सेंटर से पास होने वाली दो एक्सिस होती हैं, एक अलोंग दी और एक नॉर्मल। अब जब आपकी रोल कर रही है तो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉर्मल वाली है। ये पॉइंट्स और ये एडवांटेज है कि अगर आप उन सारे 22 केसेस को समझते हैं, आप उन पे काम करते हैं, आप उनकी इमेजिनेशन रखते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश की आपको वो शेप्स दिखाने की, मोस्टली रिंग और डिस्क ज्यादा मैटर करता था, उनको जो मैंने आपके साथ कोशिश की, आई होप वो आपको बहुत थोड़ा बहुत बेनिफिशियल गए होंगे। ओके, सो जितना हम लोग इस ऑनलाइन में कर पाते हैं, माइट भी अगर हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होते तो मेरे पास और भी ऐसे मेथड्स और फिजिकल पोस्चर थे जिनको शो करके मैं आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करता, बट यहाँ पे मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। बट वो जो केसेस हैं
वो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग चीजों को इमेजिन कर सकते हैं कि यार वो माइट भी ऐसे रोल कर रहा होगा या रोटेट कर रहा होगा। तो यहां पे भी यही है कि एक और फैक्टर है जिसपे ये लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन डिपेंड करता है, और वो क्या फैक्टर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस आई की वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर ये डिस्क हुई, क्या हुई? अगर ये डिस्क, मैं यहां पे लिख देता हूं आर, अगर वो डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर बट परपेंडिकुलर कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो अगर ये डिस्क रोल कर रही होती तो यहां पे हाफ एम आर स्क्वायर आता। अगर ये रिंग रोल कर रही होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आता। रिंग होता, अगर डिस्क की जगह पे यहां पे रिंग होता तो एम आर स्क्वायर, क्योंकि पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ही अगर ये स्फीयर होता और वो भी होलो वाला, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कितना आता? 2/3 mr स्क्वायर, जो मैं थोड़ा सा एक बार सफल कर गया था। अगर वो स्फीयर होता बट सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता आपके पास? 2/5 mr स्क्वायर। अगर वो सिलेंडर होता, वो भी कौन सा? होलो वाला, तो होलो सिलेंडर रोल कर रहा है, इसका मतलब सामने से रिंग ही दिख रही है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है बट अलोंग दी लेंथ है। और यानी होलो सिलेंडर का जो हमारा पहला केस था आज का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर आता, जो एक रिंग का आता है। और अगर वो सिलेंडर होता और वो भी कौन सा? सॉलिड सिलेंडर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर आता, जो डिस्क का होता है। सो कहने का मतलब रोल करने में ये सारे केस हो सकते हैं। डिस्क, रॉड, ओके ऑब्वियसली बात है रॉड नहीं करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो रॉड तो बस हमने लेंथ ली है, उसकी रेडियस को नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही आपके वो पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा शेप पे। इसलिए अगर आप वो 22 पे बार बार वर्क करते हो तो आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत हेल्प करेंगे। एम आई क्लियर टू द रोलिंग मोशन? That's all from the rolling motion। यही है हमारा रोलिंग मोशन, यानी हमने रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल दिया डायरेक्ट। अब आप हर शेप का निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। मैं तो कहूंगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, टीचर न्यूमेरिकल में जिस भी बॉडी के लिए लगाने के लिए कोशिश करे उसका फॉर्मूला रख दो, सॉल्व कर दो, कहानी आ जाएगी। जैसे यहां रखेंगे आई, अगर डिस्क होता तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, हाफ 1 प्लस हाफ कितना? 3/2, तो वो जाता 2/3 जी साइन थीटा। अब आप अगर ऐसे चाहते हैं तो आप हर शेप का ए निकाल के रख सकते हो, हर शेप का ए। अगर हम लोग डिस्क पे जाएं तो डिस्क के लिए वो ए आता आपका कितना? हाफ है, तो 3/2 वो बनता 2/3 जी साइन थीटा। अगर आप ऐसे शॉर्टकट ही याद कर सकते हो तो ये आपको और भी बेनिफिट करेगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। अब अगर हम रिंग के लिए निकालें तो रिंग के लिए कितना है? आई एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो रिंग अगर रोटेट कर रही होती तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन रोलिंग के टाइम में हाफ जी साइन थीटा। अगर होलो स्फीयर होता तो 2/3 एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, 2/3, तो 1 प्लस 2/3 बनता 5/3। तो ये बनता a इज इक्वल टू 3/5 जी साइन थीटा। Am I clear? इसके बाद सॉलिड होता तो सॉलिड में 1 प्लस 2/5, तो 5 प्लस 2 7/5, 5 ऊपर जाता तो हमारे पास एक्सेलरेशन बनता क्या? 7/5, 5/7 जी साइन थीटा। यानी सॉलिड स्फीयर अगर रोल करेगा तो उसका एक्सेलरेशन 5/7 जी साइन थीटा होगा। आप ऐसे सारे याद कर सकते हो। सिलेंडर होलो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा, तो होलो सिलेंडर का भी एक्सेलरेशन हाफ जी साइन थीटा ही होगा। और फाइनली सॉलिड सिलेंडर का भी एक्सेलरेशन 2/3 जी साइन थीटा होगा। Am I clear to everyone or not? Done it? That is the advantage of dealing with all the 2.5 lecture. So I think आप बोर नहीं हुए होंगे पुराने जो हमने 2.5 लेक्चर है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो नॉट इन सिलेबस है, बट फिर भी करवा रहे हो, बट वो प्लीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। Am I clear or not? Done it? तो एक फाइनली एक आखिरी चीज और डिस्कस करते हैं एंड वी विल फिनिश आउट दिस चैप्टर।
तो रोलिंग हो गया, तो हमने रोलिंग का एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक छोटी सी चीज। तो अगर बॉडी रोल कर रही है तो इसका मतलब बॉडी मोशन में है। तो चलिए एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो किसी भी रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, इट वुड बी वेरी सिंपल। अगर बॉडी रोल हो रही है तो बॉडी के पास रोलिंग मोशन भी है और लीनियर भी है। तो इसका मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई बस काम खत्म, लीनियर प्लस रोटेशनल, क्योंकि जो रोलिंग मोशन है वो दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ऐसा है तो काम हो गया। तो आ जाइए, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/cm²। ओके, m मतलब टोटल मास, और हम लोग टोटल मास को कहां पे अज्यूम करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। और ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट है जहां पे होल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, और वो पॉइंट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरी बॉडी बिहेव कर रही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो देखो ऐसे ही याद किया था, यहाँ पे लीनियर में मास आता है तो यहाँ पे इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका इनर्शिया मास होता है और इसका इनर्शिया आई। लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ, अब वो जो छोटे मोटे रिलेशन है वो अलग है। आई का फॉर्मूला वो तो डिपेंड करेगा कौन सी बॉडी रोल कर रही है, फिर बता दिया मैंने आपको कि भाई कौन रोल कर रहा है वो आपको देखना है। और रोलिंग इन्हीं चार केसेस, इन्हीं रिंग, डिस्क, होलो, स्फीयर, सॉलिड, यानी यही 6 बॉडी आपको रोल करके दे सकती है, सबके सेंटर से जाएगा रोलिंग में। रोटेशन के जो हमने अलग केसेस बनाए वो अलग ही है। ठीक है, तो रोलिंग में आई कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक छोटा सा रिलेशन रख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v/cm/r, ये तो आप सब जानते हो। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय r। तो अगर ऐसा है तो आप चाहे तो अपने काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, हाफ mv/cm का स्क्वायर प्लस i, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे v/cm का स्क्वायर बाय r²। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ v/cm² m प्लस i बाय r²। जहां पे जैसे ही आप i का फॉर्मूला रखोगे तो वहां m तो आएगा ही, जो भी आप रख के सॉल्व करना चाहते हो वो सॉल्व हो जाएगा। डन है। दिस इज बीन द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। हम लोगों ने इनफ टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज उन डाउट्स को क्लियर आउट कीजिए, उन डाउट्स को सारा का सारा खत्म कीजिए। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर द रिवीजन सेशन फॉर ऑल दी चैप्टर जो हम लोगों ने किए हैं, फॉर दी बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर कमिंग एग्जाम। सो टिल देन प्लीज कंप्लीट कीजिए इसे सून। रोलिंग मोशन को अपने को खत्म करो, अपने एवरी रोटेशनल मोशन के पार्ट को रिवाइज कीजिए, एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक फॉर एन असाइनमेंट रिलेटेड टू द रोलिंग मोशन या फिर अब तक का रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल प्लीज अब आपको इकट्ठा क्या करना है, आपके पास आपकी दोनों टेबल्स अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस में आप अगर रोलिंग कर रहे हो तो रोलिंग, मतलब आपके सारे फॉर्मूले एक जगह पे गैदर हो जाएं, और अब आप लोग अपने इक्वेशंस या अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। डन है। तो यानी आज के असाइनमेंट में या आज के जो भी न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं इस लेक्चर में, उसमें आपका पूरा रोटेशनल मोशन यूज हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि केवल सर ने आज जो टॉपिक कराया वही हमारे लिए फॉर्मूला होगा असाइनमेंट का, नहीं, पीछे के भी यूज होंगे। ओके, सो विद दैट पॉइंट ईच एंड एवरीवन please complete all the topics, do all the topics, clear your all the doubts, and we will meet soon with the further lecture. But till then अब हम अपने revision mode पे जाने वाले। Okay, so till then please complete it and soonly इसे खत्म करके देंगे आप लोग।